हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। मैं अनिल आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण, आज से आपकी सीरीज थोड़ी चेंज हो गई है। आपको प्रतिदिन जो है सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, डे बाय डे। टोटल मतलब 10 प्रश्न मिलेंगे। तो हम लोग 10 दिनों में जो है सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न मतलब जीएस पेपर फर्स्ट के पूरे 100 क्वेश्चन जो रहेंगे वो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो है 100 प्रश्न जो है जीएस पेपर के, वो इस वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे सामान्य अध्ययन फर्स्ट के। उसके बाद जो है सी सेट का लाया जाएगा, जैसा आप लोग कहेंगे उसके बाद उस पर विचार किया जाएगा। बट अभी हम लोग जो है जीएस के 10 दिनों के अंदर में 10 प्रश्न महत्वपूर्ण जो हैं जीएस पेपर में आने की, क्योंकि आपका अक्टूबर में प्री का पेपर होने वाला है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जीएस पेपर का जो है इसलिए लाया जा रहा है। ठीक है, तो आज के प्रश्न जो है हमारा डे पहला दिन है। तो आज के हम लोग जीएस फर्स्ट पेपर के जीएस सामान्य अध्ययन प्री के लिए क्वेश्चन रहेंगे, मेंस के लिए नहीं। याद रखना, सामान्य अध्ययन में दो पेपर नहीं होते हैं प्रीवी में, तो उन दो हैं उनमें से जो है एक सी सेट का होता है, एक जीएस का। तो जो है यहाँ पे बात होने वाली है जीएस की। किसकी बात होने वाली है? यहाँ पे बात होगी जीएस पेपर की। ठीक है, तो इन जीएस प्रश्नों के, जीएस पेपर के प्रश्नों की बात हम लोग देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न कौन सा है? निम्न में से कौन सा देश भूमध्य सागर से संलग्न नहीं है? सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल। इनमें से कौन सा देश जो है भूमध्य सागर से संलग्न नहीं है? यहाँ पे नहीं है की बात की गई है, तो इसमें से है जॉर्डन। कौन सा देश? जॉर्डन। भूमध्य सागर के 3 महाद्वीप यूरोप, अफ्रीका और एशिया के 21 देशों की सीमाओं से संलग्न है, जिसमें से स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे देश हैं। तो जिसमें से है ये जो है भूमध्य सागर से, ये सीरिया भी है, संलग्न है, लेबनान भी है, इजराइल भी है। तो इन सब देशों में से जो है आते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्न जो है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है भौगोलिक विशेषता क्षेत्र के लिए? अविसीनिया का पठार अरब, एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, गुयाना उच्च भूमि दक्षिणी भूमि अफ्रीका, ओकावांगो, बेनिस, पटागोनिया। नीचे दिए गए में से कौन सा सही है? यहाँ पे बात की गई है इनमें से कौन सा सही है, मतलब सही सुमेलित है। तो देखते हैं कौन सा। यहाँ पे बात की गई है केवल एक, एक और चार, एक दो, एक दो और चार। तो कौन सा सही है? यहाँ पे सही है सी नंबर वाला ऑप्शन, केवल दो। तो केवल दो में बात क्या की गई है? केवल दो में बात की गई है जो है एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में। सही सुमेलित इसमें से यही है, बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। बाकी ये वाला जो है सही है। एटलस पर्वत जो है उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है। अबिसीनिया का पठार इथियोपिया अफ्रीका में जो है में पठार है, जो समुद्र तल से 1388 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये बात इसलिए जो है ये गलत होता है, ये वाला ऑप्शन। और एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका का मुख्यतः दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व से जो विस्तृत पर्वत श्रृंखला है। यह मधरेप मतलब अरब दुनिया के पश्चिमी क्षेत्र, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया के देश भूगर्भीय रीढ़ बनाता है। अतः युग्म 2 जो है ये वाला हमारा सही होता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बादल की विशेषता से संबंधित विचार करना है। पच्छाव पंखदार उपस्थिति, कपासी कपास ऊन, अस्तरी अस्तरित बादल, वर्षी सघन वाष्प आकारहीन द्रव्यमान। इसमें से जो है युग्मों पर विचार करना है, मतलब इसमें से अब यहाँ पे दिया गया है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें से जो है
कौन सा सही है, यहाँ पे हम लोगों को छांटना है बादल की विशेषता को लेकर, इसमें से यहाँ पे कौन सा सही है। वैसे बादल एक हमारे बादल सर भी हैं, हिस्ट्री जो आपको पढ़ाते हैं, तो देखते हैं जो है यहाँ पे कौन सा जो सही है। तो बताइए आप लोग कमेंट में बताना कि कौन सा सही है। यहाँ पे सही होता है डी वाला, 1 2 3 4, क्योंकि बादल को लेकर ये सारे सही हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है ये युग्म एक जो है, युग्म डी वाला ऑप्शन कथन जो है डी का, ये सही होता है। अब कैसे सही होता है, बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे क्रिस्टलों का संहित होता है, मतलब बादल छोटे से इन सब से बनता है, जो पर्याप्त ऊंचाई स्वतंत्र हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। इसकी ऊंचाई, विस्तार, घनत्व और पारदर्शिता अपारदर्शिता के आधार पर बादलों के 4 वर्गीकृत किया गया है। अब मैं चारों का नाम आपको बता देता हूं। पहला है पच्छाभ। पच्छाभ जो है, बादल अत्यधिक ऊंचाई 8000 से 12000 मीटर पर बनते हैं। ये बादल पतले और बिखरे हुए हैं, जो पंख के समान दिखाई देते हैं। ये हमेशा सफेद रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं, सफेद रंग के। पच्छाभ। और कपासी, बात करते हैं कपासी बादल की, तो ये देखिए कपासी वाला जो है ना, कपासी बादल रुई के समान दिखते हैं। ये सामान्यतः 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये जो है छितरे हुए इधर उधर, मतलब जो सफेद सफेद वाला बादल बरसात के समय, जैसे बरसात होती है उसके बाद एक दिन बाद जो है देखते होगे तो सफेद सफेद मतलब छितरे बितरे से बादल दिखते हैं, तो वो है कपासी बादल। इसका जो है आधार रोज होता है, चपटा होता है। अब यहाँ पे है अस्तरी बादल। तो अस्तरी बादल है, ये अस्तरी बादल जो आकाश में बड़े हिस्से पर आच्छादित करते हैं। ये सामान्यतः या तो उष्मा या तो विभिन्न तापमानों वाली हवा में मिश्रित होते हैं, मतलब जब हवा तूफान वगैरह नॉर्मली जो बादल होते हैं उन सबको कहता है, ठीक है। आते हैं वर्षी, सघन और आकारहीन द्रव्यमान के लिए। तो जो है वर्षी बादल काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। ये मध्य स्तरों पर पृथ्वी की सतह पे काफी नजदीक होते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही घने और अपारदर्शी होते हैं। कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि वे सतह पर छुए हुए प्रतीत होते हैं। वर्षी बादल मोटे और जलवाष्प की आकृति विहीन होते हैं, मतलब जो वर्षा करने वाले बादल होते हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है। तो इसलिए ये जो चारों कथन हैं, यहाँ पे चारों कथन जो दिया गया है वो चारों सही है। तो ये ऑप्शन हमारा सही होता है। कौन सा, ये डी वाला ऑप्शन सही होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से विचार की बात आ गई है, तो चलो अब हम लोग भी विचार करते हैं कथनों पे। आर्द्र हवा के स्थानीय प्रबल संवहन के कारण तड़ित झंझा उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तड़ित झंझा क्या है पहले तो ये जो है, और फिर बात आती है तड़ित झंझा के साथ अपर्याप्त आर्द्रता के कारण धूल भरी आंधियां चलती हैं, है ना। तो जो है इसमें से कौन सा कथन पर सही है, ये बात की गई कि यहाँ पे जो 2 कथन दिए गए इनमें से कौन सा सही, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न तो 2, दोनों मतलब दोनों गलत हैं। तो कौन सा सही है, यहाँ पे सही जो है वो है दोनों, 1 और 2 दोनों। तड़ित झंझा छोटी अवधि के लिए एक सीमित क्षेत्र में आते हैं लेकिन आक्रामक होते हैं। ये आर्द्र और उष्ण दोनों में प्रबल संवहन के कारण उत्पन्न होते हैं। और तड़ित झंझा एक पूर्व विकसित कपासी वर्षा बादल है जो कि गर्जन और बिजली उत्पन्न करती है ना। तो इसलिए जो है ये दोनों कथन सही होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का कौन सा है, 5वें नंबर का। उत्तर भारत के कुछ भागों में ग्रीष्मकाल में धूल भरी आंधियां चलती हैं। इन धूल भरी आंधियों के बाद वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। धूल भरे तूफान कुछ ग्रीन हाउस के अवशेषी गैसों की सांद्रता को बदल देते हैं जो वायु की गुणवत्ता के लिए हानिकारक होते हैं। ये सतह के निचले क्षोभ मंडल में तापमान और आर्द्रता पैटर्न में एक विशिष्ट परिवर्तन लाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ पे फिर बात की गई कि यहाँ पे कौन सा सही है। अब देखिए यूपीएससी में क्या होता है, बेसिकली सारे क्वेश्चन जो होते हैं यूपीएससी के
वो इस टाइप के होते हैं, या आपको मतलब कथन दे दिया जाएगा, जैसे कि रीजनिंग वाला जो कथन और निष्कर्ष वाला होता है उस टाइप का कुछ दे दिया। यूपीएससी में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको घुमा फिरा के बजाने वाले क्वेश्चन, क्योंकि वो आपको जांच रहे होते हैं कि आप आईएएस परीक्षा में बैठने योग्य हैं या नहीं हैं। तो उसके लिए जो है ये होता है प्री का पेपर, घुमा फिरा के इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा जो है सही है? धूल भरे कण ग्रीन हाउस के अवशेषी गैसों की सांद्रता को बदल देते हैं जो वायु की गुणवत्ता के लिए हानिकारक होते हैं। ये सतह निचले क्षोभ मंडल और तापमान की आर्द्रता दोनों में विशिष्ट परिवर्तन लाते हैं। तो यहाँ पे दोनों सही होगी, 1 और 2 दोनों सही होंगे। सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, अब किसके संदर्भ में है? धूल के तापमान की गुणवत्ता में बदलाव लाते हैं और वायुमंडलीय जो है रसायन को प्रभावित करते हैं जो सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। धूल के तूफान हवा की गति, तापमान और वायुमंडल मानदंडों का ऊर्ध्वाधर परिवर्तन के पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव लाते हैं और कुछ ग्रीन हाउस के अवशेषी गैसों की सांद्रता में परिवर्तन लाते हैं जो हवा की गुणवत्ता को लिए हानिकारक होते हैं। तो जो है इसलिए कथन 1 जो होता है वो सही होता है ना। अब बात करते हैं कथन 2 के। तो गंगा में जो है गंगा के मैदानों में आने वाली अधिकांश धूल के तूफान अरब प्रायद्वीप या थार रेगिस्तान के में उत्पन्न होते हैं। जो गंगा के मैदान में आने वाली धूल है तूफान अरब प्रायद्वीप या थार के रेगिस्तानी क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं जिनमें नाइट्रेट्स होते हैं और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, और अब कार्बन मोनोऑक्साइड इसका शॉर्ट नाम क्या है आप लोग कमेंट में बताना है ना। नाइट्रोजन ऑक्साइड इसका भी नाम बताना। में वृद्धि धूल भरी आंधियों के बाद होती है जो सतही ओजोन जो है, यहाँ पे क्षोभ मंडल की बात की गई है ना, सतही ओजोन की मात्रा को बढ़ाती है। इस तरह की प्रक्रिया PM 2.5 और PM 10 और सतह के लिए हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाती है जो मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। ओजोन सतह और धूल में वृद्धि बीच में एक महत्वपूर्ण संबंध है जिसे अन्य धूल भरी आंधियां जैसे की घटनाओं के दौरान देखा गया है। तो इसलिए जो है ये दोनों कथन सही होते हैं, है ना। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही होता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ बहुआयामी गरीब सूचकांक MPI जारी करता है? यहाँ पे मतलब कौन सा संगठन जो है, ये संगठन कौन सा MPI मतलब बहुआयामी गरीब सूचकांक MPI जारी करता है? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। कौन सा जारी करता है? आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा जारी करता है? जारी करता है बी वाला, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। वैश्विक आयामी गरीबी सूचकांक जो है वो जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। 100 से अधिक विकासशील देशों से जो है विकासशील देश जो है व्याप्त गरीबी अधिकार मतलब 100 देशों के जो 100 से अधिक देशों के रिपोर्ट जारी करता है। इसमें जो है पारंपरिक आय गरीबी आकलनों के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के संबंध में उन अभावों का भी आकलन किया जाता है जिनका सामना प्रत्येक व्यक्ति एक ही समय में करता है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 7वां। हाइब्रिड वार्षिक मॉडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हाइब्रिड वार्षिक मॉडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अवसंरचना विकास से, फसल बीमा से, जलवायु परिवर्तन और संबंधित वित्त पोषण से, म्यूचुअल फंड से। किससे संबंधित है? आप लोग बताएंगे कमेंट में, बताइएगा किससे संबंधित है ये जो है, क्योंकि आप लोगों को कमेंट पढ़ने में मुझे बड़ा मजा आता है, तो आप लोग कमेंट किया करिए ना। तो ये संबंधित है अवसंरचना विकास से। किससे संबंधित है? अवसंरचना विकास से। हाइब्रिड
जो है हाइब्रिड वार्षिक मॉडल जो है, हाइब्रिड एनुअलिटी मॉडल जो है वो संबंधित है अवसंरचना विकास से। सरकार ने राजमार्ग निर्माण में पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसको कहा जाता है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को पुनर्जीवित करने के लिए हाइब्रिड वार्षिक मॉडल, हाइब्रिड एनुअली मॉडल शुरू करने का निर्णय लिया। जो HAM मतलब वही हाइब्रिड वार्षिक मॉडल मौजूदा दो मॉडलों BTO जो है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल, EPC और EPC का मिश्रित रूप है। ठीक है, BTO जो है निजी सार्वजनिक भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यहाँ पे PPP जिसकी बात की गई थी ना मॉडल है, जिसके अंतर्गत निजी साझेदारी के साथ अनुबंधित अवधि के दौरान ढांचागत परियोजना का डिजाइन, निर्माण जो है एवं परिचालन की पूरी जिम्मेदारी होती है। किसके पास होती है? अवसंरचना विकास के। हाइब्रिड मॉडल जो है, हाइब्रिड मॉडल्स जो है इसी से अवसंरचना विकास से संबंधित होती है। जिम्मेदारी इसके ऊपर BTO जो है अनुबंधित के तहत आमतौर पर एक सरकारी निजी जो है एक सरकारी इकाई है, निजी कंपनियों का ढांचागत परियोजना का निर्माण और उत्तरदायित्व होता है। एक निजी कंपनी को इस परियोजना का जो है वित्त पोषण निर्माण के संचालन हेतु कुछ रियायतें प्रदान करती हैं। कंपनी को परियोजना के लिए नए निवेश और पुनः प्राप्त करने के लिए एक निश्चित अवधि जैसे 20 या 30 वर्ष तक समय दिया जाता है। परियोजना के पूर्ण होने के बाद पुनः जो है इस पुनः प्राप्त करने के लिए एक निश्चित अवधि में 20 से 30 वर्ष दिया जाता है। परियोजना को पूर्ण होने के बाद पुनः इसे सरकार को सौंप दिया जाता है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? फिलिप्स वक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो इसके अनुसार मुद्रास्फीति की उच्च दर परिणाम स्वरूप बेरोजगारी की उच्च दर होती है। यह एक मुद्रास्फीति जन्य मुद्रिकी स्थितियों की व्याख्या करने में विफल रहा है। नीचे दिए गए कूट में से कौन सा सही है? मतलब इसमें से हमको सही कूट को छांटना है। ठीक है, तो आप बताइएगा आप लोग कमेंट में कौन सा कूट सही हो सकता है। एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक न तो दो, जो है फिलिप्स वक्र के संदर्भ में। फिलिप्स वक्र इसके अनुसार जो है मुद्रास्फीति, बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति जो है मध्य व्युत्क्रम के संबंध में एक रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसे फिलिप्स कहते हैं। तो फिलिप्स किसे कहते हैं? बेरोजगारी दर की मुद्रास्फीति और मध्य व्युत्क्रम संबंध में एक रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे फिलिप्स कहते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि मुद्रास्फीति की दर जितनी अधिक होगी बेरोजगारी का स्तर उतना ही कम होगा। इसका मतलब विलोमत कथन सही है, मतलब कि ये वाला कथन जो है सही है। इस तरह से बेरोजगारी को जो है उच्च स्तर पर केवल मुद्रास्फीति के उच्च स्तर पर ही प्राप्त किया जाता है। ये वाला कथन गलत होता है, पहला वाला कथन गलत होता है, दूसरा वाला कथन सही होता है। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में विकास को प्रेरित करने के लिए, रोजगार में वृद्धि करने और सतत विकास के लिए शुरू की जाने वाली नीतियां फिलिप्स वक्र और निहितार्थ किस पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं। हालांकि फिलिप्स वक्र जो है निहितार्थ केवल अल्पावधि में ही सही पाए जाते हैं। फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति जन्य मंदी के लिए जो है स्थिति जिनके दौरान मुद्रास्फीति बेरोजगारी अत्यधिक विफल रहा है, तो ये कथन हमारा सही होता है। तो इसमें भी कौन सा सही होगा? बी वाला ऑप्शन, कूट बी वाला सही होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? समानतुल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लंबी घास और छोटे वृक्ष से इस भू परिदृश्य को पहचाना जा सकता है। इस प्रकार की जलवायु प्रकार केवल अफ्रीकी महाद्वीप में देखी जा सकती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सवाना जलवायु, यहाँ पे सवाना जलवायु की बात की गई है। तो सवाना घास के बारे में तो आप लोगों ने काफी सुना होगा। सवाना तुल्य जलवायु जो है यहाँ पे सही होता है लंबी घास और छोटे वृक्ष इस जो है
लंबी घास और छोटे वृक्ष इस परिदृश्य के पहचाना जाता है। तो यहाँ पे सही होता है केवल एक, क्योंकि इस जलवायु में केवल अफ्रीकी महाद्वीप में देखी जाए ऐसा नहीं है। सवाना घास जो है अफ्रीकी महाद्वीप में देखी जाती है, ऐसी बात नहीं। सवाना जलवायु जो है विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे कि अफ्रीका, सवाई, उत्तरी कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र और तेलंगाना। अन्य उष्ण हिस्सों में सवाना दोनों में विशेषताएं प्रदर्शित करती हैं, सिंचाई और खेती के कारण ये अन्य। तो यहाँ पे जो है ये एक वाला ऑप्शन सही है, ये कोट सही है, ये वाला गलत है, और एक दो नंबर वाला गलत है, एक नंबर वाला सही है। तो यहाँ पे भी केवल एक सही होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी इतना स्पेस आप लोगों के लिए बच गया है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मथुरा कला शैली, ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताने हैं। क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना देता हूँ आप लोगों को। मथुरा कला शैली के स्वदेशी के साथ साथ ग्रीक शैली का संयोजन था। गांधार कला की शैली और नीले भूरे बलुआ पत्थरों का उपयोग। बुद्ध, यहाँ पे बात करते हैं, बुद्ध आंधी, बंद आंखें मथुरा शैलियों के प्रमुख विशेषता हैं। मथुरा शैली में जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों धर्म की मूर्तियां निर्मित होती हैं। यहाँ पे बात किसकी की गई है, देखते पहला कथन है मथुरा कला में स्वदेशी के साथ साथ ग्रीक शैली का संयोजन है। गांधार कला शैली में नीले भूरे बलुआ रंग के पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर आप लोगों को। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप लोगों को ही बताना है। और फिर नीचे आते हैं, तो बुद्ध की गांधी बंद आंखें मथुरा शैली की नीतियों की प्रमुख विशेषता थी। मथुरा शैली में जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों धर्मों की मूर्तियां पाई जाती हैं मथुरा शैली में। तो इसमें से कौन सा सही है, केवल एक और दो, ऊपर वाला, केवल दो और चार मतलब ऊपर वाला एक और नीचे वाला दो एक, केवल एक, दो और चार मतलब ऊपर वाला दोनों और ये एक। ठीक है, केवल एक, तीन और चार मतलब ऊपर वाला एक और ये। इसमें से कौन सा सही है आप लोगों को कमेंट में बताने हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम फिर से सामान्य अध्ययन के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट में बताना, हाँ ऐसे ही क्लासेज हमें चाहिए डेली, तो हम इसलिए आपको इसी तरह की क्लासेज लाते रहेंगे। और आपकी जो है कल इंग्लिश की क्लास नहीं आ पाई थी, तो इसके लिए हम लोग माफ़ी चाहते हैं। तो हो सकता है बीच में आपकी इंग्लिश वाली क्लास फिर से गैप हो, शायद पूजा मैम के घर पे उनकी सिस्टर की शादी है, तो इस वजह से पूजा मैम थोड़ा उस कामों में बिजी हैं, घर की पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, तो इस वजह से वो उन प्रॉब्लम में बिजी हैं। बट आप लोगों को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। जब पूजा मैम आ जाएंगी, पूजा मैम फ्री हो जाएंगी, तो आप लोगों की रेगुलर क्लास में जब मैं कोशिश करता हूँ कि पूजा मैम किसी तरह टाइम निकाल के आप लोगों के लिए क्लासेस प्रोवाइड करा लें, बट अगर नहीं करा पाती है तो उसके लिए अगेन सॉरी। ओके, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।